वक्रोक्त सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वक्रोक्त सिद्धांत साहित्य में ध्वनि सिद्धांत के दृढ़ स्थापन काल में ही वक्रोक्त संप्रदाय का जन्म हुआ। इस संप्रदाय के प्रस्थापक आचार्य कुंतक हैं। कुंतक के समय में आनंदवर्धनाचार्य के ध्वनि सिद्धांत की महत्ता प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार कर ली थी। पूर्व आचार्यों द्वारा प्रस्थापित अलंकार, रीति, रस, औचित्य आदि संप्रदायों का अंतर्भाव ध्वनि संप्रदाय में ही करके आनंदवर्धन ने उन सभी काव्य तत्वों की निश्चित रूपरेखा और महत्व स्थिर कर दिया था। किंतु आचार्य कुंतक ने ध्वनि के इस व्यापक सिद्धांत का विरोध कर वक्रोक्ति काव्य जीवितम की उद्घोषणा की। भारतीय साहित्य में वक्रोक्ति प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में प्रयुक्त थी। कुंतक ने इसे व्यापक रूप देकर संप्रदाय विशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया। हेडिंग है वक्रोक्ति की अवधारणा। वक्रोक्ति संप्रदाय का वक्रोक्ति शब्द वक्र और उक्ति शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है वह उक्ति जिसमें वक्रता हो। वक्र शब्द कुटिल, टेढ़ा आदि अर्थों में प्रचलित है, परंतु वक्रोक्ति संप्रदाय में ये वही अर्थ रखता है जो इसे विकसित तद्भव बांका शब्द रखता है। अतः पारिभाषिक अर्थों में वक्रोक्ति वह सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है जो सामान्य कथन से भिन्न हो। अतः कुंतक की वक्रोक्ति में काव्य कला के संपूर्ण सौंदर्य का अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति का लक्षण देते हुए लिखा है, वक्रोक्ति विदग्धता के सौंदर्य से युक्त कथन का नाम है। कुंतक इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखते हैं, प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है। कैसी विदग्धता की भंगिमा से युक्ति इस प्रश्न का समाधान करते हुए वक्रोक्तिकार्य कुंतक कहते हैं कि विदग्धता का अर्थ है काव्य कला, उसकी भंगिमा से युक्त विचित्र कथन, वही वक्रोक्ति है। आचार्य कुंतक ने रचना के निबद्ध ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहा है जो वक्र का व्यापार यानी वक्रोक्ति से युक्त हो तथा काव्याग पाठकों को आह्लाद प्रदान करने वाले हों। उनके शब्दों में वो लिखते हैं, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विद्वाद आह्लाद कारणी। अर्थात वक्रोक्त से युक्त रचना में निबद्ध काव्य के मर्मज्ञ साहित्यों को आनंद प्रदान करने वाले हितकारक शब्द और अर्थ ही काव्य हैं। इन पंक्तियों में वक्रोक्ति के संबंध में आचार्य कुंतक की निम्नलिखित मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, वक्रोक्ति सामान्य कथन न होकर वक्रतापूर्ण कथन है। दूसरा, सामान्य कथन से कुंतक का तात्पर्य लोक और शास्त्र में प्रचलित अभिधात्मक कथन है। तीसरा, वक्रोक्ति चमत्कारपूर्ण उक्ति होती है। अलंकार, योजना और अन्य चमत्कार अभिव्यक्तियाँ वक्रोक्ति के अंग हैं। चौथा, वक्रोक्ति में हिस्सा हृदय समाजकों को आह्लादित करने की क्षमता होती है। कला विरहित कथन पाठकों को आनंद प्रदान नहीं कर सकता। पांचवा, वक्रोक्ति या काव्य कला प्रतिभाजन्य होती है। प्रतिभा के बिना सामान्य कथन ही संभव है, काव्य रचना नहीं। कुंतक वक्रोक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक मानते हैं। उसमें काव्य के समस्त अवयवों या अंगों का अंतर्भाव हो जाता है। आगे चलकर वक्रोक्ति के इस अर्थ में संकोच हुआ। आचार्य वामन ने इसे एक सामान्य अर्थ अलंकार माना। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वाक् छल पर आधारित शब्दालंकार तथा अर्थालंकार स्वीकार किया। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की स्वतंत्र व्याख्या तो नहीं की है, परंतु इसे विशिष्ट अलंकारों के रूप में ग्रहण करते हुए इसके सामान्य तथा व्यापक रूप को स्वीकार किया है।
आनंदवर्धन अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को पर्याय मानते हुए सभी अलंकारों को अतिशयोक्ति गर्भित माना है। अभिनवगुप्त ने वक्रोक्ति के सामान्य रूप को स्वीकार किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ की वक्रता का आशय उनकी लोकोत्तर स्थिति और इस लोकोत्तर का अर्थ अतिशय ही है। भोज ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से उत्कृष्ट परंतु रसोक्ति से निकृष्ट माना है। मम्मट ने वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में स्वीकार किया है और रुद्रट के आधार पर उसका कारक और भंगलेश भेद है। रुयक ने इसे व्यापक रूप में स्वीकार करते हुए भी अलंकार अर्थालंकार विशेष ही माना है। आगे की परंपरा में दीक्षित ने अर्थालंकार और विश्वनाथ ने शब्दालंकार माना है। वक्रोक्त सिद्धांत का जिस महान उद्देश्य को लेकर आरंभ किया गया था वो उद्देश्य बाद में समाप्त हो गया। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ आदि ने इसे अलंकार विशेष का रूप प्रदान करके उक्त वैचित्र का साधन सिद्ध कर दिया है। अलंकार सिद्धांत के अति समीप आकर वक्रोक्त सिद्धांत का पतन हुआ है और वह अलंकार बनकर रह गया है। कुंतक के अतिरिक्त किसी भी आचार्य ने वक्रोक्त को काव्य की आत्मा कहना उचित नहीं समझा है। अगली हेडिंग है वक्रोक्त सिद्धांत का सामान्य परिचय। वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना आचार्य कुंतक ने 10वीं-11वीं शताब्दी में की, परंतु भारतीय काव्यशास्त्र के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी वक्रोक्त को पर्याप्त महत्व दिया है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्त को जहाँ एक अलंकार मात्र माना है, वहाँ भामा, दंडी आदि से काव्य कला के संपूर्ण चारत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके वक्रोक्त विवेचन से कुंतक को पर्याप्त सहायता मिली है। जब सबसे पहले बाण भट्ट ने हास्यचरित में वक्रोक्त को कवि का दुर्लभ वैशिष्ट बतलाते हुए लिखा है, नया अर्थ, ग्रामत्व रहित, जाति सरल, श्लेष स्फुट यानी सहज संवेद्य, रस विकट यानी सुंदर अक्षरों का प्रयोग, ये सब गुण एक ही काव्य में सहजता से नहीं मिलते। आचार्य नगेंद्र का मत है कि कवि बाण भट्ट ने इन सब विशेषताओं का उल्लेख वक्रोक्ति के अर्थ में किया है। बाण भट्ट की कादंबरी में लिखा गया है, वक्रोक्ति निपुणे नाख्यायिका ख्यान परिचय चतुरेण, अर्थात वक्रोक्त में निपुण आख्यान आख्यायिका से परिचित चतुर कवि के द्वारा इस कथन में वक्रोक्त शब्द का जितने व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है वह इस बात की पुष्टि करता है। इस कथन से कम यह संकेत अवश्य मिलता है कि बाण भट्ट के समय यानी 7वीं शताब्दी के मध्य में वक्रोक्ति कवि प्रतिभा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती थी और उसका प्रयोग अलंकार विशेष के अर्थ में नहीं होता था। महाकवि बाण की कादंबरी में तथा अमरूक शतक में वक्रोक्ति शब्द का अर्थ कीड़ा फलहास या परिहास के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्य भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची मानते हैं। उनके अनुसार ये वाग वैदग्ध का एक रूप है और सभी अलंकारों का मूल है। वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए भामा ने लिखा है, लोकातिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। भामा ये भी कहते हैं कि जहाँ वक्रोक्ति नहीं वहाँ अलंकारत्व संभव नहीं। आचार्य दंडी अपने काव्यादर्श में वक्रोक्ति का विवेचन कुछ अधिक स्पष्ट रूप में किया है। उन्होंने संपूर्ण वाङ्मय को 2 वर्गों में विभक्त किया है, पहला स्वभावोक्ति, दूसरा वक्रोक्ति। उन्होंने माना है कि शास्त्र स्वभावोक्ति का क्षेत्र है और काव्य वक्रोक्ति का क्षेत्र है। उन्होंने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति के अतिरिक्त अर्थालंकार
अलंकारों का सामूहिक रूप माना है। आचार्य दंडी ने लिखा है, वक्रोक्ति शब्देन उपमा दया संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते। अर्थात वक्रोक्ति शब्द से उपमा से लेकर संकीर्ण तक सब अलंकारों का बोध होता है। दंडी पदार्थों के सहज वर्णन को स्वभावोक्त मानते हैं और अलंकृत वर्णन को वक्रोक्त मानते हैं। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र में वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार माना है। इसके लक्षण देते हुए लिखा है, सादृश्य समात लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति कहलाती है। बाद में अलंकारिकों ने इसे अलंकार विशेष ही माना है, किंतु कुछ अलंकारिक इसे शब्दालंकार मानते हैं, जैसे रुद्रट, मम्मट, वाग्भट, विद्याधर, हेमचंद, जयदेव आदि। रुद्रट ने इसके काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दो भेद किए हैं। आचार्य कुंतक ने अपने वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है कि वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। उन्होंने लिखा है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति का लक्षण देते हुए कुंतक ने लिखा है, वक्रोक्ति रेव वैदग्ध भंगी भणित रुच्यते, अर्थात वाक वैदग्ध पूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। कुंतक ने वक्रोक्ति में 3 बातें आवश्यक मानी है। पहला कवि कौशल या प्रतिभा, दूसरा व्यापार में कवि कौशल या कवि प्रतिभा व्यापार, नंबर 2 चमत्कार और नंबर 3 उक्ति। महिम भट्ट अभिनव गुप्त भी कुंतक के मत की पुष्टि करते हैं। उत्तरवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति को न तो काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया और न उसे सब अलंकारों की प्राणभूता ही माना, और वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव कुंतक के साथ ही समाप्त प्राय हो गया। उनकी वक्रोक्ति रुह्यक और अपय दीक्षित आदि आचार्यों के ग्रंथों में अर्थालंकार तथा मम्मट और विश्वनाथ आदि आचार्यों की दृष्टि में शब्दालंकार मात्र बनकर रह गए। अगली हेडिंग, वक्रोक्ति के भेद। आचार्य कुंतक ने प्रबंध के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंगों को दृष्टि में रखकर वक्रोक्ति के निम्नलिखित 6 भेद किए हैं। पहला, वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा, पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा, पद परार्ध वक्रता। चौथा, वाक वक्रता। पांचवा, प्रकरण वक्रता। छठा, प्रबंध वक्रता। पहला लेते हैं, वर्ण विन्यास वक्रता। रचना में वर्णों के सौंदर्य को आचार्य कुंतक ने वर्ण विन्यास वक्रता कहा है। वह कहते हैं कि जहाँ एक दो या अनेक समान वर्ण बार बार प्रयुक्त होते हैं, वह वर्ण विन्यास वक्रता कही जाती है। उन्होंने इस वक्रता के कई रूपों का उल्लेख किया है, जैसे एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, 2 वर्णों की अनेक बार आवृत्ति या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति। वर्ण विन्यास सौंदर्य में आचार्यों ने यमक और अनुप्रास का विवेचन किया है। अनुप्रास योजना के संदर्भ में कुंतक लिखते हैं, अनुप्रास के सौंदर्य के लिए कवि को अति निर्बंध न होना चाहिए। वर्ण कर्ण मधुर और सुंदर होने चाहिए। उनकी योजना स्वाभाविक होनी चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। इसमें पंचम वर्ण का संयोग कंकन किंकिन ताला ना की आवृत कहत लखन सन का सौंदर्य है। इसी प्रकार प्रसाद गुण क्लिष्टता से बचता शब्द माधुर और औचित्य को यमक में आवश्यक माना है। दूसरे रिंग पद पूर्वार्ध वक्रता।
संस्कृत व्याकरण में शब्दों के दो अंश माने गए हैं, मूल शब्द या क्रिया जिसे धातु कहते हैं और प्रत्यय। इन दोनों के संयोग से पद वक्रता बनता है। आचार्य कुंतक ने मूल शब्द को पद पूर्वार्ध कहा है और प्रत्ययों को पद उत्तरार्ध। पद पूर्वार्ध वक्रता में मूल शब्द या प्रकृति का सौंदर्य आता है। इसके 8 भेद किए गए हैं। रूढ़ वैचित्र वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, समृद्धि वक्रता, वृत्ति वक्रता, लिंग वैचित्र वक्रता तथा क्रिया वैचित्र वक्रता। हेडिंग 3, पद परार्ध वक्रता। काव्य के सौंदर्य में जितना मूल शब्द का योगदान होता है उतना ही उसमें लगने वाले व्याकरणिक प्रत्ययों और उपसर्गों का। ये प्रायः काल कारक पुरुष वचन आदि का बोध कराते हैं। इनके चमत्कारपूर्ण प्रयोग को पद परार्ध वक्रता कहते हैं। उल्लेखनीय है कि उपसर्गों की स्थिति शब्द रचना में मूल शब्द से पूर्व होती है, परंतु उसकी गणना परार्ध वक्रता में की गई है, क्योंकि उपसर्ग भी जोड़ी जाने वाली इकाई है। इसके 7 भेद हैं। काल वैचित्र वक्रता, कारक वैचित्र वक्रता, वचन वैचित्र वक्रता, पुरुष वैचित्र वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता और उपसर्ग वक्रता। हेडिंग 4, वाक्य वक्रता। पदों के संयुक्त रूप से वाक्य बनता है। वाक्य वक्रता कवि प्रतिभा पर आश्रित है, अतः प्रतिभा के समान यह वक्रता भी भिन्न और विविध रूपणी होती है। प्रधान रूप से इसके अंतर्गत अलंकारों पर विचार किया गया है। कुंतक ने अलंकारों का मार्मिक विवेचन किया है। अलंकार में वह चारुत्व के अतिरिक्त वैचित्र और कवि प्रतिभा को भी विशेष महत्व देते हैं। अलंकार के साथ साथ रस वैचित्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत वस्तु वक्रता भी आती है। वस्तु का स्वरूप 2 प्रकार का बताया है, स्वभाव प्रधान और रस प्रधान। स्वभाव प्रधान में स्वभावोक्त अलंकार का वर्णन किया गया है। रस प्रधान में रस का चमत्कार है। 5वीं हेडिंग, प्रकरण वक्रता। वाक्यों के सहयोग से प्रकरण बनता है। प्रकरण प्रबंध का एक अंश मात्र है, अतः प्रबंध सौष्ठव के लिए प्रकरण की चारुता यानी सौंदर्य पर ध्यान देना आवश्यक है। अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण में सौंदर्य का समावेश किया जाता है। कुंतक ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख उदाहरण सहित किया है, जैसे नायक के चरित्र को विचित्र करने वाले प्रसंग, रसपूर्ण प्रसंग, विविध प्रकरणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रसंग तथा कथानक विस्तार में सहायक प्रसंग आदि। प्रकरण वक्रता के ही भिन्न प्रकरण हैं। छठी हेडिंग, प्रबंध वक्रता। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत को अत्यंत व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। वे उसे वर्णों से लेकर प्रबंध तक ले गए हैं। प्रबंध वक्रता के अंतर्गत उन्होंने महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, कथा, आख्यायिका आदि कथात्मक विधाओं के समग्र सौंदर्य को समेटने का प्रयास किया है। इसके वे 6 भेद स्वीकार करते हैं। मूल कथा के रस में परिवर्तन पहला है। दूसरा है नायक के चरित्र को उभारने के लिए कथा के उचित मोड़ पर समाप्ति। तीसरा है स्रोत कथा को उसके उपसंहार तक न पहुंचाकर कार्य सिद्धि होते ही समाप्त कर देना। चौथा है मुख्य फल के साथ अन्य फलों की प्राप्ति। 5वां है कृति का उचित नामकरण और छठा है एक ही कथा पर आधारित प्रबंधों में वैचित्र। निष्कर्ष, आनंदवर्धनाचार्य के ध्वनि सिद्धांत की महत्ता जब सभी आचार्य स्वीकार कर चुके थे, तब कुंतक ने वक्रोक्त सिद्धांत की स्थापना की। वक्रोक्ति में काव्य कला के संपूर्ण सौंदर्य का
अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, लेकिन किसी अन्य आचार्य ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा नहीं माना। जिस उद्देश्य को लेकर इसका आरंभ हुआ था वह उद्देश्य बाद में समाप्त हो गया। आचार्य मोहम्मद विश्वनाथ आदि ने इसे अलंकार विशेष का रूप प्रदान किया। वक्रोक्त संप्रदाय का प्रभाव आचार्य कुंतक के साथ ही समाप्त हो गया। आचार्य कुंतक के बाद वह संप्रदाय भी अलंकार और रीत संप्रदायों की भांति काव्य का वस्तु परक विवेचन ही करता रहा और कारण के आत्म तत्व तक पहुँचने में असफल रहा।